हेलो गाइज, मैं नितिन मिश्रा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके स्वागत करता हूं। आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी मेंटेनेंस के बारे में। तो रिलायबिलिटी मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट टॉपिक बचा रह गया था, उसको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी मेंटेनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी थी, अप टाइम। सिर्फ आप इतना समझिए कि अप टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपका प्लांट विदाउट एनी ब्रेकडाउन विदाउट एनी फेलर रन किया है। वो टाइम क्या कहलाएगा? आपका अप टाइम। और अप टाइम हमेशा किसमें मेजर किया जाता है? परसेंटेज में। तो हमने ऐसा एक फार्मूला बेच कर लिख रखा है कि अवेलेबल टाइम माइनस ब्रेकडाउन टाइम डिवाइड बाई अवेलेबल टाइम इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अप टाइम। अप टाइम वही होता है कि जितने टाइम आपका प्लांट स्मूथ रन किया, जिसमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आई, उसको हम कहेंगे अप टाइम। मतलब आपका जो अवेलेबल टाइम था, मान लीजिए 10 घंटे थे, उसमें से आधे घंटे आपको ब्रेकडाउन हो गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 10 में से हाफ आवर्स को माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे 10 से, अवेलेबल टाइम से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो परसेंटेज में निकल के आएगा। आपका क्या आएगा? वो आएगा अप टाइम। ठीक है, तो एक छोटा टॉपिक था ये, आई थिंक पहले से आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमने कवर कर लिया इसको भी। और अब हम चलते हैं रिलायबिलिटी मेंटेनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एक्सेप्ट फेलियर। मतलब कि सभी तरीके के ब्रेकडाउन्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि सारे सारे फेलियर जो होते हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। कुछ सर्टन लेवल के ब्रेकडाउन्स आपके कंट्रोल में होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये ऐसे समझ लो जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक या फ्लड होता है, जैसे बाढ़ या बिजली गिरती है, तो उससे आप अच्छा मेंटेनेंस प्रोग्राम बना लो, बड़ा मेंटेनेंस प्रोग्राम बना लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि वो कुछ सर्टेन लेवल ऑफ ब्रेकडाउन से जो आने आने हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है? उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं बेटर डिजाइन से। कुछ भी आप, अगर आपकी मशीन का बेटर डिजाइन है, आप में जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं, जो भी आपके स्पेयर पार्ट्स यूज हुए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के लगा के आप उनको थोड़ा सा उस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये उसी तरीके जैसे हमने आपको बताया कि बिजली गिरना या बाढ़ आने जैसा होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मेंटेनेंस प्रोग्राम बड़ा है, अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो आपको हमेशा अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम में ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर्टेन लेवल ऑफ ब्रेकडाउन्स आनी आनी है, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक सर्टेन लेवल के ब्रेकडाउन्स पे फोकस करना है, उनको प्रिवेंट करना है, और जिन ब्रेकडाउन्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जो ब्रेकडाउन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको सिर्फ और सिर्फ आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? थोड़ा बेटर डिजाइन से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा कि आपको 100% ये मान के चलना है कि आपके सिस्टम में ब्रेकडाउन आना आना है, लेकिन वो ब्रेकडाउन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके कंट्रोल के बाहर होती है। ठीक है, तो अच्छे ब्रेकडाउन प्रोग्राम्स क्या करते हैं? वो सभी तरीके ब्रेकडाउन्स को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट फेलियर आर नॉट एज रिलेटेड। मतलब एक रिसर्च में पाया गया है कि 70 to 90% ब्रेकडाउन जो होती है वो एज रिलेटेड नहीं होती है। क्या होती है? एक रैंडम कंडीशन में आते हैं, रैंडम रैंडम ब्रेकडाउन आती है इनकी। और ओनली 10 to 30% ऐसी ब्रेकडाउन्स होती हैं जो टाइम बेस्ड होती है। तो टाइम बेस्ड ब्रेकडाउन जो होती है उनको आप एक टाइम पीरियड के बाद, आपको पता है कि इतना इनके साइकिल टाइम है, इसके बाद हमें इसको रिपेयर करना है या ओवरहॉल करना है, तो उसको आप मैनेज करते हो बहुत ईजिली। बट आप देख रहे हो कि 70 to 9% जो आपके ब्रेकडाउन का जो मैक्सिमम स्टॉक है, वो क्या है? नॉट एज रिलेटेड है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बेवकूफ़ी कहलाएगी अगर आप उस पे अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करें, आप उसको ओवरहॉल करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं टाइम वेस्ट तरीके से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका उसमें मेंटेनेंस रिसोर्स वेस्ट होगा ओनली। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओनली 30% ऐसे होते जो कि एज रिलेटेड होते, जिनको आप मैनेज कर सकते हो टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट या ओवरहॉल से। तो नेक्स्ट क्या है? सम फेलियर्स मैटर मोर देन अदर। इसमें क्या है? आप ये समझ लो कि मेंटेनेंस आपका क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट होता है। उसके आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या मिलता है आपको? आपको सेफ्टी मिलती है, और आपको उसमें आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी मिलती है। हमेशा याद रखना, लोग समझते हैं मेंटेनेंस बेस्ड है, बेस्ड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हर एक प्लांट के लिए।
क्यों? क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे आपको उसका आउटपुट मिल रहा है, आपको सेफ्टी मिल रही है और आपको क्या मिल रहा है, अपने इक्विपमेंट पे रिलायबिलिटी मिल रही है। दो चीज़ें मिलती है। तो हमेशा आपको मेंटेनेंस प्रोग्राम सेट करने से पहले आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपकी जो फेलियर्स आने वाले हैं उनका परिणाम क्या होगा, उनका रिजल्ट क्या होगा और उनका संभावनाएं क्या है। ठीक है, दो चीजें हैं। तो हम जैसा कि ये टॉपिक है कि सम फेलियर्स मैटर मोर देन अदर, तो हो सकता है कुछ फेलियर ऐसे होते हैं एक सेम केस में सेम फेलियर्स, कभी आपको ज्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है उसी फेलियर के लिए और किसी में कम। जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए किसी टैंक, एक टैंक है उसमें अगर ज्वलनशील पदार्थ पड़े हुए जो भी मैटर हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसकी अगर लीकेज होती है तो उससे हो सकता है आपको एक भयानक हादसा हो सकता है आपके इंडस्ट्री में, तो वो आपके लिए खतरनाक है। बट उसी जगह पे अगर आपका टैंक किसी ड्रिंकिंग वाटर से भरा हुआ है तो उसकी लीकेज इतना ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखेगी। ठीक है, बट वही ड्रिंकिंग वाटर की जगह आपका टैंक अगर फिल हुआ है किसी फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए, तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है उसका लीकेज। क्यों? क्योंकि आपकी जब जरूरत पड़े तो हो सकता है वहां पे आपकी आपका टैंक खाली मिले, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सेम फेलियर है तो सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वही इस कॉन्सेप्ट में था कि आपको हमेशा याद रखना है कि सेम तरीके का जो फेलियर्स होगा, सेम तरीके जो इक्विपमेंट होंगे, उनका रिजल्ट सेम तरीके का नहीं होगा। तो हमने आपको इसमें ये बताया तीन चीज कि आपको हमेशा क्या देखना है कि किसी फेलियर की संभावना क्या है और उसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना कि ऐसा नहीं है कि सेम तरीके के फेलियर्स का सेम परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट डिफरेंट भी आ सकता है। किसी के लिए ज़्यादा कोई ज़्यादा रिस्की हो सकता है, कोई कम रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स माइट बियर आउट बट योर इक्विपमेंट ब्रेक्स डाउन। तो क्या होता है, जो सिंपल इक्विपमेंट होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, सिंपल कंपोनेंट लगते हैं जिससे आपको पता रहता है किस इक्विपमेंट के किस पार्ट पे हमें कैसे चेक करना है और कैसे उन्हें मेंटेन करना है। जैसा कि कार में टाइमिंग बेल्ट लगी है तो उसको आप देख लोगे कि टाइमिंग बेल्ट खराब हो रही है, नहीं खराब हो रही है, खराब हो गई तो आप उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, या क्रेन में जो केबल लगी होती है, आयरन केबल लगी होती है, उसको आप देख लोगे, उसको क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये खराब हो रही है कि नहीं। तो वो आपको विजुअल होती हैं, एक टाइम पीरियड आप बना लेते हो, उसके टाइम पीरियड के बाद आप उसे ओवरहॉल कर देते हो या मेंटेनेंस उसकी कैरी आउट कर देते हो। बट जो अब मॉडर्न टाइम में जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी आती है उसमें कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाता है। वहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट मशीनरी होती हैं तो उसमें तमाम तरीके के सिंपल कंपोनेंट लगे होते हैं जिनका अलग अलग अपना फेलियर मोड होता है। उसको आप चेक नहीं कर सकते हो कौन सा कंपोनेंट कब फेलियर्स होने वाला है। टाइम वेस्ट ओवरहॉल करने जाओगे तो जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है उन पे आपको उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा जितना आपको सिंपल पे आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रख के फिर आप अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को सेट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हिडन फेलियर मस्ट बी फाउंड। ये ऐसे फेलियर्स होते हैं जो नॉर्मल ऑपरेशन में आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि मान लो कहीं पे आपके प्रेशर स्विच लगी हुई है, तो नॉर्मल कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा जब तक उस प्रेशर स्विच का यूज कहीं पे हो सकता है आपके प्रेशर स्विच लो प्रेशर की लगी हो या हाई प्रेशर के लिए लगी हो। तो जब तक आपका नॉर्मल कंडीशन में आपका इक्विपमेंट चल रहा है तब तक आपको पता है, जब तक कि आपका प्रेशर या तो डाउन लेवल पे आ जाए, तो डाउन, अगर डाउन लेवल की प्रेशर स्विच लगी है, या हाई लेवल पे आ जाए जहाँ पे हायर लेवल की प्रेशर स्विच लगी है, तो जब तक वहां तक नहीं आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा आपका प्रेशर स्विच फेल हो चुका है। तो आपको जब, या कहीं पे ऐसा रहता है कि कहीं पे सेफ्टी वाल्व लगा है, वो तब तक आपका पता नहीं चलेगा कि आपका सेफ्टी वाल्व खराब हो गया है जब तक उसका यूज नहीं होगा। मान लो कभी आपकी जरूरत पड़ गई कि हाई प्रेशर हो गया तो आपको सेफ्टी वाल्व को ओपन होना है, तो वो हो सकता है उसमें वो फेल कर जाए, उसकी वजह से आपके या आपके इंडस्ट्री में कोई बड़ा हादसा हो सकता है या किसी की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके के जो फेलियर्स होते हैं उनको आपको हमेशा चेक करना है, फाइंड करना है अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम के थ्रू। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो हमारा फेलियर फाइंडिंग टास्क होता है वो आपके फेलियर को प्रिवेंट नहीं करता है, वो उस फेलियर्स को करता है, उस फेलियर्स को फाइंड करता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं क्योंकि आपका सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। तो ये हमेशा क्या होता है, इस तरीके जो फेलियर्स होते हैं वो मेनली क्या होता है, सेफ्टी से रिलेटेड होता है। जैसा हमने कह दिया कि आपका प्रेशर स्विच हो गई, या आपका जो हाई प्रेशर वेसल्स में लगे होते हैं, आपका
सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, इस तरह के जो फेलियर होते हैं उनके लिए हमको एक अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप फेलियर जो हो रहे हैं, हमारे जो हिडन फेलियर्स हैं उनको आप फिक्स कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिकल इक्विपमेंट डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल मेंटेनेंस। जैसा कि हमने कहा, पहले भी एक एग्जांपल दिया था, उस दूसरे एस्पेक्ट में दिया था, ये दूसरा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेम तरीके का कोई इक्विपमेंट है तो ऐसा नहीं है कि सेम तरीके के उसका मेंटेनेंस प्रोग्राम भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि एक पंप जो रनिंग कंडीशन जो ड्यूटी पंप है, लेकिन एक आपकी स्टैंड बाई पंप है। जो आपके ड्यूटी पंप है उसमें क्या होगा, और कंटिन्यूस रन कर रहा है, उसमें अगर कोई फेलियर्स आने होगा, कोई आपको सिम्टम दिखेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको आप फिक्स कर दोगे। बट जो आपका स्टैंड बाई पंप है उसको आप रन नहीं कर रहे हो, और हो सकता है जब आपका ड्यूटी पंप फेल हो जाए और आप जब स्टैंड बाई पंप को रन करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका स्टैंड बाई पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हमने बताया कि आइडेंटिकल दोनों थे, दोनों क्या थे, आपके पंप थे, लेकिन एक क्या था, ड्यूटी पंप था, एक आपका स्टैंड बाई पंप था। तो आपने देखा कि ड्यूटी पंप जो था उसमें आपको कंटिन्यूस रन करना, तो आपको उस पर केयर नहीं करना था, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती तो आपको दिख जाता। लेकिन आपका स्टैंड बाई आप उसको रन नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा आपका फेल हो चुका है। जब आप जाओगे उसको ऑपरेशन में लेने के लिए तब वो आपको दिखाएगा हम फेल बैठे हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरीके भी अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को सेट करना है कि जो आपके स्टैंड बाई हैं, या इस तरीके जो भी सिचुएशन, स्टैंड बाई की बात नहीं, कोई और भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिकल इक्विपमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यू कांट मेंटेन योर वे टू रिलायबिलिटी, मतलब कि आप अपने हिसाब से किसी भी इक्विपमेंट के रिलायबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो डिजाइन रिलायबिलिटी है उस इक्विपमेंट की, उसी को आप मेंटेन कर सकते हो, उसी को आप प्रिजर्व कर सकते हो, बट आप अपने तरीके से किसी भी इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हो। अगर किसी भी इक्विपमेंट के रिलायबिलिटी या परफॉर्मेंस पुअर है तो पुअर रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा मेंटेनेंस करोगे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी आपकी पुअर ही रहेगी, क्योंकि आपका डिजाइन फेलियर है, उसकी जो डिजाइन है वो उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि यू कांट मेंटेन योर वे टू रिलायबिलिटी ऑफ एनी इक्विपमेंट। जो उसकी डिजाइन रिलायबिलिटी वही आप प्रिजर्व कर सकते हो, उसी को आप मेंटेन रख सकते हो, लेकिन अपने तरफ से उसकी रिलायबिलिटी आप बढ़ा नहीं सकते किसी भी कंडीशन, कितनी भी तरीके से आप मेंटेनेंस कर दो। अगर आप करते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। उस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना, तो आपको उसकी डिजाइन को, जो वो उसकी पुअर डिजाइन है, जो उसकी पुअर रिलायबिलिटी दे रही है, उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा उस डिजाइन को, तब जाके आपके इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करेगी। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा मेंटेनेंस करोगे तो पुअर रिलायबिलिटी वाले इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी आप हाई नहीं कर सकते जब तक कि उसकी डिजाइन चेंज नहीं करोगे। तो आपको अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है, आप अपने मेंटेनेंस रिसोर्सेज को ऐसी जगह पे वेस्ट नहीं करना है जिसकी रिलायबिलिटी पुअर है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि गुड मेंटेनेंस प्रोग्राम डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज। तो हमेशा लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि मेंटेनेंस जो होता है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है, बट आपको पहले भी मैंने एक पॉइंट में बताया था कि जो हमारा मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने मान लो मेडिकल इंश्योरेंस लिया, तो उसमें क्या होता है, आपको सिक्योरिटी मिलती है, एक आपको सेफ्टी मिलती है। ठीक है, आपको एक रिलायबिलिटी मिलती है। ऐसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे आपकी फैमिली को क्या मिल रहा है, आपकी फैमिली को एक सेफ्टी मिल रही है, एक रिलायबिलिटी मिल रही है। तो ऐसे ही आपका मेंटेनेंस जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, जो आपको आपके इक्विपमेंट या आपके सिस्टम के लिए सेफ्टी और रिलायबिलिटी के रूप में आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपका जो गुड मेंटेनेंस प्रोग्राम है वो आपका बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ा है, गुड मेंटेनेंस प्रोग्राम। तो मतलब कि आप जनरल जनरल में हो सकता है आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को आप मैनेज करोगे तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अननेसेसरी मेंटेनेंस होता है उसको रिमूव करना पड़ेगा अपने सिस्टम से। कभी कभी होता है ना, जब हम प्रिवेंटिव करने जाते हैं तो लोग कहते हैं यार 5 मिनट इसमें भी लगा देते हैं, इसको भी कर लेंगे,
कोई भी चीज़ है उसको आप कहते हो कि 5 मिनट लगना है इसमें ज़्यादा होना है, लेकिन ये 5 मिनट आप जोड़ते चलो कि आप मान लो कि वीकली कर रहे हो मंथली कर रहे हो 5-5 मिनट के जोड़ते जाओ और कई कंपोनेंट हैं उस पर टाइम लगे जहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं, कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तब भी कह रहे हो 5 मिनट इसमें लगा देते हैं, तो उसकी कोई रिलायबिलिटी इंप्रूव नहीं हो, उसकी कोई सेफ्टी इंप्रूव नहीं हो रही है उससे, लेकिन आप 5 मिनट लगा रहे हो। तो मान लो एक एक मिनट 1 घंटे लगा दिए, ऐसे आप साल में देखो कितने आपने वेस्टेज कर दिए, कितने आवर्स, मैन आवर्स। साथ ही साथ कभी कभी होता है कि जिसकी जरूरत है, जिस 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 फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है वो भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, या उसको भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। जितनी रिलायबिलिटी हमको जरूरत नहीं उससे ज़्यादा रिलायबिलिटी उसकी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी को मशीन की बढ़ाना चाहते हैं, उस वो भी क्या है, हमारा एक बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से आप जो अननेसेसरी मेंटेनेंस उनको आप अपने सिस्टम से रिमूव कीजिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे। तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपके सिस्टम में अननेसेसरी मेंटेनेंस जो है उसको रिमूव करना है। हर मेंटेनेंस टास्क के लिए एक बहुत ही वैलिड रीजन होना चाहिए कि हम किसी भी मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म करने उसके लिए हमारा क्या रीजन है, वैलिड रीजन होगा, उसके हिसाब से आप मेंटेनेंस प्रोग्राम को सेट कीजिए। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना था कि आप अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम के इस हिसाब सेट करिए कि आपके जो अननेसेसरी मेंटेनेंस टास्क हैं वो रिमूव हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड मेंटेनेंस प्रोग्राम बिकम्स बेटर मेंटेनेंस प्रोग्राम, की एक अच्छा मेंटेनेंस प्रोग्राम बेहतर मेंटेनेंस प्रोग्राम बन सकता है। कैसे? जब आप अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को बेहतर बनाने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये ध्यान रखना है कि सारे सारे जितने भी इंप्रूवमेंट करोगे उसके समान लाभ नहीं होने वाले, आपको समान तरीके से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और दूसरी चीज ये है कि मोस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम जो होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब वो फिक्स नहीं होगा, वो डायनेमिक होगा। डायनेमिक मतलब कि उसमें चेंजेस होते रहे टाइम टू टाइम, एक्सपीरियंस के हिसाब से, या जैसे भी आप उसको डायनेमिक रखिए, उसको फिक्स मत करिए कहीं भी। उसको डायनेमिक रखेंगे तो उसमें टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस ऑन द एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मेंटेनेंस टास्क, जो अननेसेसरी मेंटेनेंस टास्क है उसको एलिमिनेट करना है। उससे क्या होगा, आपकी डायरेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी, जैसे लेबर की, मटेरियल की। अननेसेसरी मेंटेनेंस उनकी प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मैनेज करने के लिए जो आपको, या रिपोर्ट बनाने के लिए जो काम करना पड़ता है, वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है अननेसेसरी टास्क को मेंटेनेंस में। दूसरा क्या है, चेंज टाइम बेस्ड ओवरहॉल रिप्लेसमेंट टास्क इनटू द कंडीशन बेस्ड टास्क। तो आपको क्या करना है सेकंड टाइम में, चेंज टाइम बेस्ड ओवरहॉल और रिप्लेसमेंट टास्क इनटू कंडीशन बेस्ड। आपको टाइम बेस्ड मेंटेनेंस से हट के आपको कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस की तरफ जाना है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ ए कंपोनेंट एवरी सो मेनी आवर्स, यूज कंडीशन मॉनिटरिंग। मैंने बताया ना, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को यूज करिए, कंडीशन मॉनिटरिंग करिए, उसके हिसाब से आप किसी भी इक्विपमेंट को रिप्लेस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप टाइम बेस्ड उस कंपोनेंट को रिप्लेस करने चले जाएं। उससे क्या होगा, आपकी मेंटेनेंस कास्ट आपकी बढ़ जाएगी, और आपको तभी किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है जब उसको एक्चुअली रिक्वायर्ड हो। ठीक है। तो दूसरा क्या रहेगा आपका कि टाइम बेस्ड मेंटेनेंस से हट के आप कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस की तरफ चलें। थर्ड पॉइंट क्या है कि एक्सटेंड टास्क इंटरवल। टास्क इंटरवल को आपको एक्सटेंड करना, मतलब कि अगर आप वीकली कर रहे हो तो उसको मंथली कर दो, मंथली कर ले हो तो क्वार्टरली कर दो, क्वार्टरली कर रहे हो तो हाफ ईयरली कर दो, हाफ ईयरली कर दो ईयरली कर दो। अब मतलब अपने जो मेंटेनेंस प्रोग्राम है ना, जो आपका इंटरवल है उसको आप एक्सपेंड करिए, बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगे और आपका रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाएगा। जैसा कि मान लो आपका कोई वीकली है उसको आपने मंथली कर दिया, तो आपका क्या हुआ, 4 टाइम बढ़ गया, टाइम इंटरवल 4 टाइम बढ़ गया, तो आपका क्या हुआ, 4 टाइम आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एलिमिनेट हो गए, कम हो गए। तो रिसोर्सेज कम हुए तो आपका क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो थर्ड हमने क्या बताया कि एक्सटेंड टास्क इंटरवल। और इसको कैसे आप मैनेज कर पाओगे, ऐसा नहीं कि आप किसी को वीकली था उसको मंथली कर दे, हो सकता है उसका उल्टा रिजल्ट आए। इसलिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने डेटा को, या ऑपरेटर से, कुछ जो ऑपरेटर है मशीन के उनसे आपको कुछ चीज़ जाननी पड़ेगी, या अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेंटेनेंस टास्क के इंटरवल को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
तो क्या होता है, जो शॉर्टेड करंट इंटरवल होते हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि वीकली है तो उसको मंथली करोगे तो 4 टाइम आपको मिल जाएगा बेनिफिट, बट आपको क्वार्टरली हाफ ईयरली कर दोगे तो उसमें कम बेनिफिट, 2 टाइम ही मिल रहा है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आपके जो शॉर्टर इंटरवल हैं उनको, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनको ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको ज़्यादा, उनके इंटरवल को ज़्यादा आप एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो ये था हमारा रिलायबिलिटी मेंटेनेंस के लिए मॉडर्न प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रिंसिपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।